हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिमिलैरिटी। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया अलजेब्रा ज्योमेट्री का। तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 10th स्टैंडर्ड में शुरू करते हैं, तो हम लोग सिमिलैरिटी का वीडियो लेके आ गए हैं। आज हम लोग सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले ये इसमें बहुत बेसिक्स है सिमिलैरिटी के, वो बेसिक्स हम सीखेंगे और फिर हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बहुत इजी लगेगा आपको। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो एरिया देखने के पहले ट्रायंगल क्या होता है समझते हैं। एक ट्रायंगल में आपको पता है 3 एंगल होते हैं। देखो ट्राई एंगल, तो 3 एंगल दिख रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब आपको पता ही है ये 3 एंगल है। तो 3 एंगल उसके नाम में ही समझ रहा है। और ट्रायंगल में 3 साइड्स भी होती है। साइड्स देख लो, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी। ये हो गई 3 साइड, ठीक है। अब मुझे अगर ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया मतलब ये जो जगह है ना बीच में, ये अगर पूरा मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? स्केल से तो निकाल नहीं सकता। साइड का लेंथ स्केल से निकालना होता तो मैं निकाल पाता, लेकिन ये जो एरिया है ये निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है तो उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बचपन में किया था ना, बचपन मतलब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड नहीं, 6th 7th स्टैंडर्ड, बट बचपन ही हुआ ना वो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी बेस इंटू हाइट होता क्या? हाफ तो आपको पता है एक नंबर है। बेस और हाइट ट्रायंगल में आपको बनाना पड़ेगा। अभी ट्रायंगल में 3 बेसेस पॉसिबल है। अगर 3 बेस पॉसिबल है तो 3 हाइट भी पॉसिबल होगा। तो जो बेस लेते हैं वही हिसाब से उसका हाइट लेना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैंने बेस लिया BC, ठीक है, ये अगर मेरा बेस है तो हाइट कैसे फाइंड आउट करूंगा? BC के ऑपोजिट साइड देखो कौन सा वर्टेक्स है, A। वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये जो लाइन होगा ना वो हो जाएगा अपना हाइट। अगर अपन ये पॉइंट को D नाम देंगे तो AD जो है वो बन जाएगा अपना हाइट और BC जो है वो अपना बन जाएगा बेस। ओके, तो इसके जगह पे लिख दो। तो यहाँ पे देखो बेस के जगह पे मैंने लिख दिया BC। और हाइट क्या होता है? हाइट हमेशा जो भी बेस लिया उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो डालते हैं AD, वो होगा हाइट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे अलग अलग बेसेस पॉसिबल है। ये BC को एक बेस ले लिया, AC भी बोलेगा अरे मैं भी तो बेस बन सकता हूँ। तो हम बोलेंगे भाई तू बन सकता है बेस, लेकिन तुझे बेस बनाने के लिए हम लोग पहले हटा देते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा? ये AC अगर बेस है तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स देखो, ये ना ऑपोजिट वर्टेक्स A और C तो हो नहीं सकते। A और C तो AC के ऊपर ही है। AC के ऑपोजिट ये वाला वर्टेक्स है, तो यहाँ से एक 90 डिग्री वाला लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये लेट्स से इसका नाम दिया E, यहाँ पे हाइट बन जाएगा BE। अगर बेस है AC तो हाइट हो जाएगा BE। ओके, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने के बदले ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने बेस AC को पकड़ा तो उसका हाइट ये हो जाएगा BE, तो हाइट के जगह पे BE डाल दो। गलती से ऐसे मत बोलना अरे AD हाइट था तो AD लिख देते हैं, नहीं। AD हाइट कब था? जब BC बेस है। तो BE हाइट कब है? जब AC बेस है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आपने AB को बेस ले लिया तो हाइट कौन सा आएगा? फटाफट से कमेंट्स में मुझे बताइए। मुझे पता है बहुत लोगों को ऑलरेडी आता है, लेकिन ये कंसेप्ट रिवाइज नहीं किया ना तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के अंदर 4-5 ट्रायंगल हो गए, तब आपको कंफ्यूजन होगा। अपन कंफ्यूजन यहाँ पे हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी AB को बेस लेके आएगा तो क्या आएगा देखो। तो अगर मैंने AB को बेस लिया, बेस के जगह पे देखो AB, ये दोनों को भूल जाओ अभी। तो हाइट क्या आएगा? उसके ऑपोजिट वर्टेक्स है C, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देखो ये वाला CF, तो हाइट के जगह पे आ गया CF। तो दिख रहा है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के एक ही फॉर्मूले में 3 अलग अलग टाइप के आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू बेस हाइट चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने ट्रायंगल लिया ना बच्चों, ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया अक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें क्या था देखो, अगर मैंने BC को बेस लिया तो BC का ऑपोजिट वर्टेक्स है A, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो बन जाएगा अपना हाइट। तो हाइट क्या आ जाएगा? AD। अगर मैंने सेम ट्रायंगल में बेस AC को ले लिया, तो अगर AC को बेस लिया तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से भी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हाइट क्या बन जाएगा? BE, तो हाइट आ गया BE। अगर मैंने सेम ट्रायंगल में ये इरेज करके बेस AB को ले लिया तो हाइट क्या आ जाएगा? AB का ऑपोजिट वर्टेक्स है C, तो आ जाएगा हाइट CF। तो यहाँ पे हाइट आ जाएगा CF। फिर आप बेस और हाइट का वैल्यू यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल सकते हैं। अक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट देखो तीनों टाइम अंदर ही है। ओके, अभी हम देखते हैं दूसरे टाइप का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, दिख रहा है। सेम ट्रायंगल में मैं अलग अलग हाइट लेके आपको बताने वाला हूँ।
पहला केस कंसिडर करो, इसमें आपने अगर बेस को BC ले लिया, ठीक है, अगर बेस आपने BC ले लिया तो क्या होगा, हाइट कैसे निकालेंगे, बेस BC के ऊपर ऑपोजिट वर्टेक्स A है, ऐसे मत सोचो ऑपोजिट मतलब इधर बीच में ही सामने होना चाहिए, नहीं, BC के सामने एक ही वर्टेक्स बचा है A, वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे BC के ऊपर, देखो परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो परपेंडिकुलर आता है वो बन जाता है हाइट, तो अपना हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा AB। सिमिलरली अगर आपने बेस AB को कंसीडर किया तो ऑपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पे, अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कौन सा आ रहा है परपेंडिकुलर, CB आ रहा है ना, उसके ऊपर देखो परपेंडिकुलर CB आ रहा है, CB या BC कुछ भी बोल लो, तो अगर बेस आपने AB लिया तो हाइट क्या हो जाएगा, BC, बेस आपने AB लिया तो हाइट हो जाएगा BC। अगर आपने हाइपोटेन्यूज AC को, हाइपोटेन्यूज वही होता है ना 90 डिग्री के सामने वाला, इसको आपने बेस ले लिया तो ऑपोजिट वर्टेक्स कौन होगा, ऑपोजिट वर्टेक्स होगा ये, यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे बेस के ऊपर, जो परपेंडिकुलर आएगा B, लेट्स से इसको नाम दे दिया मैंने D, तो अगर बेस AC है तो परपेंडिकुलर क्या आएगा BD, मतलब हाइट हो जाएगा BD, तो अगर इसको नाम दे दिया D, बेस AC है तो हाइट हो जाएगा BD। ओके, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आप राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हो। अब इसमें आपको दिख रहा है हाइट खुद ट्रायंगल के साइड के ऊपर ही है, इसमें देखो AB साइड भी है ना, जबकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में AD एक साइड नहीं था, देखो B साइड नहीं था, CF साइड नहीं था, अलग से बन रहा था, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक साइड है AB वही हाइट है, यहाँ पे BC वही हाइट है, और ये देखो BD वो अलग है इसमें बस, और ये दो जगह में सेम है। बेस तो हमेशा ट्रायंगल के ऊपर ही होता है, ठीक है, हाइट अंदर बाहर हो सकता है, इसके यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देखो अंदर का हाइट तीनों बार, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल में दो बार वो साइड के ऊपर ही था, एक बार अंदर था। अभी हम तीसरा टाइप का ट्रायंगल देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो वो ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल वही होता है ना जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, चलो वो देख लेते हैं। तो यहाँ आ गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है ना एंगल, सेम ट्रायंगल बनाया है मैंने तीनों जगह, बेस अलग अलग लूंगा तो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, इसलिए ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बेस अगर मैंने BC लिया तो क्या होगा, देखो आप सामने से परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करो, आप ऐसे सोचोगे तो ये तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता ना, 90 डिग्री तो हमेशा सीधा होता है ना। अगर मुझे BC के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है ऑपोजिट वर्टेक्स A से, तो ऐसे अंदर तो कोई लाइन परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता, देखो कोई भी लाइन बना के देख लो, बनेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाली लाइन जो है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब इधर आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो आपको दिखेगा। अब मैं A के ऊपर से, ये वाली लाइन इसका ही पार्ट है ना, तो हाइट क्या होता है, ऑपोजिट वर्टेक्स से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना देंगे परपेंडिकुलर, तो ये जो बनेगा ना AD, ये हो जाएगा ये वाले ट्रायंगल का हाइट। आया समझ में, तो चलो बना देते हैं। तो यहाँ देख लो, बेस BC पे परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं था तो उसको एक्सटेंड कर दिया, तो ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर पॉसिबल हो गया, तो हाइट यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है AD, तो हाइट हो जाएगा आपका AD। बच्चों कोई भी परपेंडिकुलर लाइन हाइट नहीं हो सकता, वो बेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है ये BC आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये बेस ही है ना, तो वहीं पे परपेंडिकुलर है इसलिए वो हाइट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने AB को बेस ले लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट वर्टेक्स C है, C से यहाँ पे तो देखो ये 90 डिग्री बन ही नहीं पाएगा, 90 है ही नहीं ना, ज्यादा है, C से सीधा लाइन तो ऐसे आएगा इधर कहीं पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सटेंड कर दूंगा और यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा E, दे दूं, क्या दे दूं, E दे देता है, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा देखो, तो यहाँ पे मैंने बेस AB ले लिया ये वाला, पर उस पर परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं था इसलिए बेस AB को थोड़ा डॉट 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 करके आगे बढ़ाया, तो यहाँ से C ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आया C, तो अगर बेस AB है तो हाइट क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा C। अब अगर मैंने बेस AC ले लिया, ठीक है, अगर मैंने बेस AC ले लिया तो क्या होगा, देख लो यहाँ पे, अगर मैंने बेस AC ले लिया तो B ऑपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा, वहां से तो परपेंडिकुलर एकदम इजीली पॉसिबल, ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे हम लोग F। तो अगर बेस AC है तो हाइट हो जाएगा BF, देखो कैसा आएगा, दिख रहा है, तो यहाँ पे तो बेस AC था तो हाइट BF आ गया, फिर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में वैल्यू डाल सकते हो। लेकिन डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दो बार हाइट जो है वो ट्रायंगल की बार है, दिख रहा है,
यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर, लेकिन ये 2 बार ट्रायंगल के बाहर है क्योंकि 90 डिग्री पॉसिबल ही नहीं था, पर ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। फिर बात देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हाइट 2 बार ट्रायंगल के ऊपर ही था, 1 बार ट्रायंगल के अंदर था। याद नहीं रखना है सब, जब बनाओगे तब समझ आ जाएगा, लेकिन आपको पैटर्न दिख जाना चाहिए। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में काफी सिंपल था, तीनों बार हाइट ट्रायंगल के अंदर ही था। ठीक है, इतना समझ आ गया। बेस के हिसाब से हाइट चेंज होता है। ओके, मैंने तीनों टाइप के ट्रायंगल बना दिए, अब आपको बेस हाइट समझने में कभी प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको ये 2 ट्रायंगल दिया और आपको, मैंने तीनों टाइप के ट्रायंगल बना दिए, अब आपको बेस हाइट समझने में कभी प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको ये 2 ट्रायंगल दिया और आपको पूछा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स फाइंड करो, मतलब ABC ये पूरा ट्रायंगल है उसका एरिया और PQR ये पूरा ट्रायंगल है उसका एरिया, दोनों का रेशियो। तो रेशियो क्या होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये आपको निकालना है। आपको दोनों का फॉर्मूला पता है, क्या आएगा फॉर्मूला, पहले लाइन बना देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे हाफ इनटू, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। क्या है उसका बेस, देखो बेस है BC और उसके ऊपर परपेंडिकुलर है AD, तो AD हो जाएगा उसका हाइट, तो हाफ इनटू बेस आ जाएगा BC इनटू हाइट हो जाएगा AD। जबकि मैं PQR लूंगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यहाँ पे डालना है, तो उसका बेस हो जाएगा QR और हाइट हो जाएगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर PS, तो मैं डालूंगा इनटू QR इनटू PS। अब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब भी कोई नंबर सेम होता है तो कट हो जाता है। ठीक है, हाफ हाफ दोनों सेम है, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा कट, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ आपके पास BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। तो अगर मैं सेम चीज नीचे लिख दूं तो ये बचना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर का ये हाफ तो कट हो गया। ठीक है, आपको चाहिए तो इसको छोटा कर दो। तो इसका आंसर क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज, देखो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, यही था ना, क्या है देखो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, देखो इस साइड पे रेशियो है ना 2 चीजों का, समथिंग अपॉन समथिंग मतलब रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स, 2 चीजों का प्रोडक्ट है, देखो दोनों ऊपर नीचे, ऑफ देयर बेसिस, ये BC और QR बेस है, एंड करेस्पॉन्डिंग हाइट्स, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है जो गलत है, करेस्पॉन्डिंग हाइट्स, ये टेक्स्ट बुक का पेज है। करेस्पॉन्डिंग हाइट्स मतलब BC के हिसाब से हाइट AD होना चाहिए, QR के हिसाब से हाइट PS होना चाहिए। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, बेस BC के हिसाब से हाइट AD होना चाहिए, बेस QR के हिसाब से हाइट PS होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो लिया, तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, जो ट्रायंगल है उसके बेस और हाइट वहां पे आ जाएंगे। पर ये बार बार लिखने में प्रॉब्लम होगा ना, तो आप क्या करेंगे, सबको शॉर्ट फॉर्म नाम दे देंगे। शॉर्ट फॉर्म नाम क्या दे देंगे, देखो लेट्स से ये पूरा जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको नाम मैंने दे दिया A1। ठीक है, दिख रहा है, ABC की जगह पे A1, और ये जो PQR है इसके एरिया को नाम दे दिया A2। ये जो बेस BC है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको नाम दे दिया बेस, पहले ट्रायंगल का इसलिए बेस B1 और ये हाइट H1। यहाँ पे पूरे QR को बेस B2 और ये PS को हाइट H2। तो क्या आ जाएगा, ये BC के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, BC के जगह पे मैं लिख दूंगा B1, तो यहाँ पे आ जाएगा B1। AD के जगह पे क्या लिख दूंगा, दिख रहा है, AD के जगह पे आएगा H1। सिमिलरली QR के जगह पे क्या आ जाएगा, QR के जगह पे आएगा B2 और PS के जगह पर आ जाएगा ये वाला हाइट H2। तो दिख रहा है, अगर मैं इसका एरिया A1 लेता हूँ, इसका एरिया A2 लेता हूँ, तो A1 अपॉन A2 जो है इट इज इक्वल टू जो पहला ट्रायंगल है उसका बेस इंटू हाइट और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका बेस इंटू हाइट। बस ये प्रॉपर्टी आया समझ में। चलो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये याद रखना है आपको, ये बहुत ही इजी है याद रखना, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ऐसे ही होता है ना, हाफ इंटू हाफ, पता है कि आपको नीचे ऊपर दोनों कैंसिल हो जाता है, बचेगा सिर्फ ये, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्राइंगल का बेस दिया हुआ है 9 और हाइट दिया है 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, दूसरे ट्राइंगल का बेस 10 है और हाइट 6 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। अभी ये नाम वगैरह कुछ नहीं दिया है ना बेस का, तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन लेट ले लेते हैं और बोलते हैं जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका एरिया A1 रहने दो, बेस B1 और हाइट H1। ठीक है, यहाँ पे देखो। और अगर सेकेंड ट्राइंगल जो यहाँ पे दिया है उसका एरिया A2, बेस B2 और हाइट H2। तो फर्स्ट ट्राइंगल का B1 और H1 देखो क्या आ जाएगा, बेस है 9 और हाइट है 5। नाम तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो लिखोगे कैसे, समझेगा कैसे, डायरेक्टली आंसर लिख दोगे तो नहीं चलेगा। और सेकंड ट्राइंगल का बेस कितना है, देखो बेस है 10 और हाइट है 6। तो सेकंड ट्राइंगल का बेस और हाइट 10 और 6 हो गया। आपको पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो A1 अपॉन A2 पूछा, एरिया A1 और A2 है ना, इनका रेशियो पूछा, तो A1 अपॉन A2 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, हमको पता है कि B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, यही आया ना। अब भी मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाफ हाफ कट जाता है, बचता है खाली B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अभी अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो देखो क्या आ जाएगा, मैं B1 की जगह पे डाल दूंगा 9, तो यहाँ पे B1 की जगह पे आ गया 9 मल्टीप्लाइड बाय H1 के जगह पे आ जाएगा 5 अपॉन नीचे क्या आएगा, B2 के जगह पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो B2 के जगह पे 10 एंड H2 के जगह पे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर दोनों जहां पे भी सेम टेबल में कट होते होंगे हम लोग कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये 9 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल में कब आता है, देखो 6 आता है 3 2 जार और ये 9 आता है 3 3 जार, और ये 5 और 10 भी 5 के टेबल में जाते हैं, कब आते हैं देखो 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। क्या बचा, ऊपर आपके पास बचा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज 3 अपॉन नीचे क्या बचा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 4। तो अगर मुझे ये आंसर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसका आंसर रेशियो ऑफ टू एरियाज आ गया 3/4। यही पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आंसर निकालना बहुत इजी है, लेकिन आपने ये जो फॉर्मूला यूज किया ना A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ये फॉर्मूला का रीजन लिखना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सोल्यूशन से बड़ा तो रीजन है। देखो क्या आएगा रीजन, हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा था ना, ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। क्या था रीजन, the ratio of the areas of two triangles, ratio of the areas of two triangles is equal to, ये रेशियो भी इक्वल टू एक रेशियो है, इक्वल टू द रेशियो, रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। किसका किसका रेशियो है यहाँ पे, बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट्स का प्रोडक्ट का रेशियो। ठीक है, देखो बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट, बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट का रेशियो। तो ये जो रीजन दिया है ना, ये वहां पे लिखना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है, सॉल्यूशन से बड़ा तो ये रीजन लिखने में टाइम जाने वाला है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, क्या है इक्वल टू, एक रेशियो समथिंग अपॉन समथिंग, वो क्या है रेशियो में, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, करस्पॉन्डिंग हाइट्स का प्रोडक्ट। तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर एकदम इजीली आ गया 3/4। सिर्फ इसमें जो फालतू का कचरा था ना वो लिखने में ज्यादा टाइम किया, एक्चुअल जो करना था उसमें तो कितना फटाफट हो गया, बट ये सब तो करना ही पड़ता है। आया समझ में? वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया प्रैक्टिस सेट 1.1 का। तो मैंने आपको ये सिखाया था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ये फॉर्मूला आता है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। इसमें बेस और हाइट दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल के बेसेस भी अलग है, दोनों ट्राइंगल के हाइट्स भी अलग है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कैसे अलग अलग केसेस पॉसिबल है। अगर मैंने इक्वल हाइट्स ले लिया, ठीक है, दो ट्राइंगल बनाए यहाँ पे, इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। इन दोनों का बेस देखो, इसका बेस B1 है, इसका बेस B2 है। यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर हाइट, ये भी परपेंडिकुलर हाइट।
दोनों हाइट सेम लेंथ का है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू B1 इंटू एच, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या आएगा, हाफ इंटू B2 इंटू एच। ओके, जो जो ऊपर नीचे सेम होता है वो कट हो जाता है, तो देखो हाफ हाफ तो सेम है लेकिन एच एच भी तो सेम है, तो कट हो जाएगा ना। जो भी एच का नंबर होगा, सपोज एच का वैल्यू 10 है तो ऊपर भी 10 होगा नीचे भी 10 होगा, दोनों 10 10 कट हो जाएगा ना, समझा ना। जो भी वैल्यू एच का सेम है, तो बचा क्या ऊपर, ऊपर खाली बचा आपके पास B1 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा B2। तो जब हाइट इक्वल होता है तो फाइनल आंसर में हाइट होता ही नहीं है, क्योंकि हाइट इक्वल होने के कारण कट गया। ओके, वो गायब हो गया वहां पे, तो बचा सिर्फ बेस। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, पहले B1 इंटू H1 B2 इंटू H2 आया था, अब हाफ हाफ तो कटा, एच एच भी कट गया, तो बचा सिर्फ B1 अपॉन B2। ओके, ये इक्वल हाइट का फंडा हो गया। लेकिन अगर इक्वल बेस हो गया तो क्या करेंगे, देखो बेस इक्वल होगा तो क्या होगा, तो ये वाले दो ट्राइंगल्स में ये जो बेस है, इन दोनों बेस का लेंथ सेम है, स्मॉल बी। ठीक है, जो भी है हमको फर्क नहीं पड़ता बी का वैल्यू क्या है, 10 20 100 35 कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसका हाइट है H1, इसका हाइट है H2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के जगह पे आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज H2। अब जो जो सेम होगा वो कट जाएगा, तो हाफ हाफ सेम है, ऊपर नीचे कट, B और B भी सेम है, ऊपर नीचे कट, बचा क्या, बचा ऊपर H1 और नीचे बचा H2। दिख रहा है, अगर बेस इक्वल है तो फाइनल आंसर में बेस है ही नहीं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल सीधा हाइट का रेशियो आ जाता है। ओके, अगर हाइट इक्वल था तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधा बेस का रेशियो आता है, हाइट इक्वल तो बेस का रेशियो, बेस इक्वल तो हाइट का रेशियो। ओके, और दोनों इक्वल नहीं है तो, दोनों इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ हाफ हाफ कट कर पाते हैं, तो बचता क्या है ऊपर, B1 इंटू H1 और नीचे बचेगा B2 इंटू H2। इसके ऊपर तो हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया। ओके, तो ये तीन केसेस पॉसिबल है, हाइट बेस दोनों अलग अलग, एक बार इक्वल हाइट एक बार इक्वल बेस, तीनों चीज पॉसिबल है। अब हम लोग ये यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है इन फिगर 1.13, ये वाला फिगर, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। देखो BC दिया है, इट इज परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ पे 90 डिग्री का रिश्ता है। AD इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी 90 डिग्री का रिश्ता है। BC का वैल्यू दिया है 4, ठीक है, ये है अपना 4, एंड AD का वैल्यू दिया है 8, तो AD है अपना 8। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ये वाला, इन दोनों का रेशियो पूछा। एरिया अलग अलग से कैलकुलेट करने नहीं बोला है, सिर्फ रेशियो पूछा है। एरिया निकाल के फिर रेशियो लोगे तो भी चलेगा, या फिर मैंने जो भी आपको सिखाया वो यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो ट्राइंगल है ABC, इसका बेस क्या है, अगर इसका बेस मैं AB लूंगा तो इसका हाइट क्या आ जाएगा, BC। ओके, उसको परपेंडिकुलर है ना BC, तो इसका बेस आ गया AB, इसका हाइट हो गया BC। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है ADB, इसका बेस भी AB ले सकता हूँ ना मैं, AB उसमें भी है, तो दोनों का बेस सेम हो गया, ये वाले ट्राइंगल का भी बेस AB, ये वाले ट्राइंगल का बेस भी AB। तो अगर इसका बेस AB लिया तो इसका हाइट क्या आएगा, परपेंडिकुलर है AD, 90 है तो AD हाइट आ जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, सिर्फ हाइट अलग अलग है, इसका हाइट है BC, इसका हाइट है AD। तो जब भी दो ट्राइंगल का बेस सेम होगा तो उनका रेशियो क्या होता है, रेशियो में से बेस गायब हो जाता है, सिर्फ हाइट ही बचता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर बेस कॉमन है तो बेस कट जाएगा, तो यहाँ पे तो बेस कॉमन है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, रफ में बता रहा हूँ पहले, तो क्या आएगा, रेशियो आएगा, देखो ऊपर कौन है, ABC, ABC में हाइट कौन है, BC, तो ऊपर ABC के पास आएगा 4 अपॉन ADB है नीचे, ADB उसमें हाइट कौन है, 8, तो उधर आ जाएगा 8। 4 और 8 दोनों सेम टेबल में जाते हैं ना, 4 के टेबल में कब जाते हैं, दोनों कट होने चाहिए, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो आंसर आ गया 1.2। ऐसे लिख के आओगे तो टीचर बोलेगी 0, लेकिन आंसर समझ आ गया ना। अब मैं लिखेंगे कैसे, मैं बता दूं, ये दोनों ट्राइंगल का बेस कॉमन था, तो हम पहले बताएंगे भाई बेस कॉमन है, इसलिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स होगा रेशियो ऑफ इट्स हाइट्स। तो कैसे आ जाएगा आंसर, तो ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB हैव सेम बेस AB, सेम बेस मतलब इक्वल बेस, तो उन दोनों का रेशियो जो पूछा गया है दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ABC का हाइट है BC
और ADB का हाइट क्या है, AD। BC का वैल्यू है 4 और AD का वैल्यू है 8। दोनों 4 के टेबल में जाता है तो हम लोग उसको कट करेंगे। 4 में जाता है 4 1 जार, 4 2 जार, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1/2। तो ये आ गया इसका आंसर। बस इतना सा ही है सोल्यूशन। सिर्फ आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल के बेस जो है वो सेम है, AB एक ही बेस है, कॉमन। तो उनका रेशियो लूंगा एरिया का तो मुझे हाइट का रेशियो मिलेगा। जो भी कॉमन होगा ना वो आएगा ही नहीं आंसर में। बेस कॉमन है तो आंसर में देखो बेस आएगा ही नहीं। दिख रहा है, बेस यहाँ पे है ही नहीं। AB है ना बेस, देखो इधर AB भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सिर्फ हाइट आएगा। अगर यहाँ पे सेम हाइट होता तो आंसर में हाइट नहीं आता, सिर्फ बेस आता। ठीक है, जो सेम होगा या इक्वल होगा वो गायब हो जाता है। और रीजन लिख देने का, ट्रायंगल्स विद इक्वल बेस। बस डन। चलो पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट से। नेक्स्ट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने रेशियो नहीं पूछा है, उन्होंने कुछ अलग ही चीज पूछी है। तो थर्ड हम लोग बाद में करते हैं, पहले देख लेते हैं फोर्थ। फोर्थ में देखो फिर से उन्होंने हम लोगों को रेशियो पूछा है दो ट्रायंगल्स का। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट पहले एकदम पक्का कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड इसके बाद करेंगे, पहले फोर्थ देख लो। इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC। देखो ये AP इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। AD इज पैरेलल टू BC, मतलब ये AD और BC जिंदगी में कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, पैरेलल है, एकदम दुश्मन है वो लोग, आगे जाएंगे लेकिन कभी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को गले नहीं मिलेंगे। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू मतलब रेशियो ना, इसका मतलब यही है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यही पूछा गया है। BCD कहां पे, देखो BCD ये वाला है, ओके। अभी ये जो AP है ये तो आपको दिख रहा है कि ABC का हाइट है, ये BCD का हाइट कहां से निकालोगे, BCD इधर है, देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, दिख रहा है। तो अगर BC को बेस लिया मैंने तो हाइट यहाँ से ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर इधर आएगा ना, याद है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर आता है। तो मैं D से एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा हाइट। तो यहाँ मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, ये किसकी हाइट है, ये है BCD की हाइट। देखो BCD एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, उसकी हाइट अगर मैं बेस BC लेता हूँ तो ऑपोजिट वर्टेक्स D होगा, उधर से परपेंडिकुलर आएगा DE। मैंने ऑब्ट्यूज एंगल का केस आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दिख रहा है हाइट यहाँ पे ट्रायंगल के बाहर था, एक्सटेंड करके बनाए थे, यहाँ पे भी देखो हाइट ट्रायंगल के बाहर है, एक ही केस में ट्रायंगल के अंदर आता है, ओके। ये वाले केस में BCD में हमने बेस BC लिया है तो इसका हाइट देखो यहाँ पे बाहर आ रहा है, परपेंडिकुलर बेस BC पे D से पॉसिबल ही नहीं अंदर, ये परपेंडिकुलर थोड़ी ना 90 डिग्री बन ही नहीं सकता अंदर, 90 डिग्री सिर्फ यहाँ पे बन सकता है। इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे आया, तो ये जो ट्रायंगल है ब्लू कलर का उसका हाइट है DE। अभी आपको दोनों का रेशियो निकालना है। अब ये दोनों में देखो BC दोनों में नाम BC है, दिख रहा है, तो ये दोनों का बेस तो BC ले लेने का, तो बेस इक्वल हो जाएगा ना, तो सिर्फ हाइट बीच में आएगा। देखो ये ABC का भी बेस BC और ये BCD का भी बेस BC, ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। बचपन में आपने सीखा था जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगे वो एक दूसरे से कितने भी दूर हो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। किधर भी ले लो आप, रेलवे ट्रैक ले लो, रेलवे ट्रैक पे हर जगह दोनों रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होगा, कितनी भी दूर जाओ, अगर ये 5 मीटर्स है तो हर जगह 5 होगा, जितना भी है सेम होगा। तो आपको दिख रहा है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, बिकॉज ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ऐसे मत सोचो कि AB इज नॉट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। ये जो लाइन है AP ये ऊपर भी परपेंडिकुलर नीचे भी परपेंडिकुलर, DE ऊपर भी परपेंडिकुलर नीचे भी परपेंडिकुलर, राइट। तो ये दोनों जगह परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो कभी चेंज ही नहीं होता। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है AP था इसका हाइट ग्रीन कलर के ट्रायंगल का, DE था ब्लू कलर के ट्रायंगल का हाइट, दोनों का हाइट तो सेम है। अगर हाइट सेम है, इक्वल है, तो एरिया का रेशियो होगा, उसमें आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा बेस, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस है इसका BC, दोनों जगह BC है, तो हाइट भी सेम बेस भी सेम,
अरे तो क्या करेंगे, हाइट भी सेम बेस भी सेम हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, मैंने आपको 3 केस बताए थे। अनइक्वल बेस एंड हाइट होगा तो b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। अगर इक्वल हाइट है तो आंसर में से हाइट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ b1 अपॉन b2। अगर इक्वल बेस है तो आंसर में से बेस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ h1 अपॉन h2। बट ये वाले केस में बेस भी सेम है हाइट भी सेम है, मतलब यहाँ पे बेस भी सेम हाइट भी सेम, तो सब एक दूसरे के साथ कट जाएगा। हीरो लोग बोलेंगे अरे सर ये तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो आया आंसर जीरो, टीचर भी देगी जीरो। भाई कट कर रहे हो b1 और b2, जो भी नंबर है वो सेम है ना। लेट्स से अगर b1 और b2 दोनों 4 है तो 4 1 जार 4 1 जार 1 और 1 बचेगा ऊपर, कट होके जीरो नहीं आता कभी। ठीक है, तो b1 एक दूसरे के साथ b2 के साथ कट होगा, बिकॉज इक्वल है तो ऊपर बचेगा 1 नीचे भी 1, ये भी कट होगा ये भी कट होगा, ऊपर रहेगा 1 इंटू 1 1 और नीचे भी 1 इंटू 1 1। तो आंसर क्या आ गया रेशियो में 1 अपॉन 1, जब बेस और हाइट दोनों सेम हो जाएगा तो ये वाले केस में तो वही हो रहा है, यहाँ पे बेस भी सेम है और हाइट भी सेम, लेकिन बेस कॉमन दिया हुआ है हाइट अलग अलग है ना एपीडी। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग बोलते हैं कि भाई इनका बेस कॉमन है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी हैव कॉमन बेस, तो हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये रफ में बता रहा हूँ, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। क्या आ जाएगा, इनका बेस सेम है बीसी, तो हम लोग बोलेंगे इनका आंसर आ जाएगा रेशियो का हाइट का रेशियो, एबीसी का हाइट है एपी अपॉन बीसीडी का, देखो यहाँ पे बीसीडी का हाइट है डीई। लेकिन एपी इज इक्वल टू डीई, क्यों भाई, ये दोनों जो लाइन है इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो ये लोग तो इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो मैं तो कट कर सकता हूँ, तो बचा क्या 1 अपॉन 1 विच इज 1। तो इसका आंसर क्या आ गया रेशियो का 1, ये रेशियो ही है ना, तो इसका इतना सिंपल आंसर है। लिखेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए भाई। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट बाहर से आएगा, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, कितनी भी दूर ले जाओ पैरेलल लाइंस को, 100 किलोमीटर इधर लेके जाओ और वहां पे भी एक ऐसे लाइन बनाया ना, तो भी वो डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तीनों सेम होगा। रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, एपी परपेंडिकुलर बीसी एडी पैरेलल टू बीसी, फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी। अब ये डी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, इसलिए कंस्ट्रक्शन लिखो यहाँ पे, क्योंकि आप खुद से बना रहे हो। क्या बनाया आपने, डीई बनाया जो बीसी को परपेंडिकुलर है, बीसी को ये ना आगे एक्सटेंड कर दिया है इसको, तो आपने ड्रॉ किया डीई परपेंडिकुलर बीसी, जो किया वो लिख देना। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि एकदम हाई लैंग्वेज में आपको लिख के बताना है, जो किया सिंपल इंग्लिश में वहां पे लिख देना। इंग्लिश की एग्जाम नहीं है, मैथ्स की एग्जाम। अब ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी हैव सेम बेस बीसी, देखो दोनों का बेस बीसी है, बेस इनका सेम है, तो इनका रेशियो क्या आएगा, एरिया का हाइट का आएगा, बिकॉज ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस है, तो एबीसी का हाइट है एपी और बीसीडी का हाइट है डीई, तो ऐसा आ गया। बट क्वेश्चन में दिया है एडी पैरेलल बीसी, अगर एडी पैरेलल बीसी है तो ये एपी और डीई तो इक्वल आ जाएगा, क्यों, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल। तो यहाँ पे 1 और इसको 2 नंबर दे दिया। अब एपी और डीई दोनों इक्वल है, तो ये सेम चीज यहाँ पे कॉपी की, फ्रॉम 1 and 2 लिखा और एपी के जगह पे डीई लिख दिया, बिकॉज एपी और डीई सेम है। अब डीई डी दोनों सेम है तो कट होके 1 अपॉन 1 आ जाएगा, तो ये रेशियो जो है वो आ गया 1 अपॉन 1। तो इसको मैं सेम चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 को लिख सकता हूँ 1:1, बस यही है आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है दिखने में, लेकिन ये जब सॉल्व किया था रफ में तो आपको कितना इजीली आ गया था ना। ये सब लिख के एक एक स्टेप बताना पड़ता है। देखो अच्छा, जब भी आप सोल्यूशन लिखो ना, आपको सोल्यूशन ये सोच के लिखना है कि जिसको आप बता रहे हो टीचर को, वो टीचर को कुछ नहीं आता है, आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं सोच सकते अरे यार इतना तो टीचर को पता ही होगा। अगर आपको सोचना ही है, हीरो बनना ही है, तो आप ऐसे सोचना अरे टीचर को तो सब पता होगा। सोल्यूशन में लिखने का, टीचर यू ऑलरेडी नो द सोल्यूशन, मैं क्यों लिख के बताऊं, बस टीचर 0 मार्क दे देगी। लिखना ही है तो ऐसे लिखना है कि आपको अज्यूम करना है कि टीचर को कुछ नहीं आता, तो एकदम डिटेल में रीजन लिखना है, फ्रॉम 1 and 2 लिखना है। छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्वेश्चन में। थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, छोटे बच्चे को तो नहीं समझेगा, लेकिन क्लास में कोई और बच्चा होगा उसको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। आया समझ में?
फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू बीसी, देखो यहाँ पे पी क्यू बीसी को परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये एडी भी बीसी को परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। पहला बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, दिख रहा है यहाँ पे पी क्यू बी ये वाला, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, तो ये पी बी तो इसमें भी आ रहा है लेकिन नीचे पी बी सी इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो आपको दिख रहे हैं इसमें बेस दिख रहा है, पी क्यू बी का बेस है पी क्यू और हाइट है पी क्यू, एंड पी बी सी का बेस देखो बी सी और हाइट क्या होगा, ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट इसका भी पी क्यू। तो ये दोनों ट्राइंगल का हाइट जो है वो पी क्यू ही है। तो अगर हाइट इनका सेम है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, जब ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स होते हैं तो रेशियो में आंसर में हाइट्स आएगा ही नहीं, सीधा बेस आएगा। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि इक्वल टू बेस क्या है, देखो ऊपर वाला ट्राइंगल है पी क्यू बी का बेस है ये बी क्यू, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा बी क्यू, और पी बी सी ये वाला ट्राइंगल है, इसका बेस देखो क्या है बी सी और हाइट तो पी क्यू है दोनों का, तो इसका बी सी, देखो यहाँ पे बी सी और बी क्यू यही दोनों है, क्यू बी और बी क्यू सेम होता है ना। अब सेकंड देख लो, मैं ये रफ में बता रहा हूँ, इसका सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी ये वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये वाला, दिख रहा है दोनों में बी सी तो है ही, ए बी सी और पी बी सी, तो इसका बेस हम बी सी ले सकते हैं, दोनों का कॉमन बेस है। तो अगर दोनों का बेस सेम है तो रेशियो में आंसर में बेस आएगा ही नहीं, सिर्फ हाइट आएगा। तो हम लोग आंसर जब लिखेंगे तो सिर्फ हाइट देखेंगे, तो पहला पी बी सी है, पी बी सी का हाइट क्या है, अगर बेस बी सी है तो हाइट ये है ना परपेंडिकुलर पी क्यू, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू अपॉन, जब ए बी सी देखेंगे तो ए बी सी ये आएगा, करेक्ट। इसका हाइट क्या आएगा, गलती से ये मत ले लेना, बीसी के लिए ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, ऑपोजिट वर्टेक्स ट्रायंगल का वर्टेक्स होना चाहिए ना, ए बी सी में 3 वर्टेक्स है ए बी सी, तो ये बीसी साइड के लिए ए वर्टेक्स है और वहां से परपेंडिकुलर कौन है देखो ए डी, तो हाइट आ जाएगा ए डी। क्यों हाइट आया, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल में बेस बीसी था, ठीक है। अगर आपको चाहिए ना तो जब एबीसी देख रहे हो तो ये सब छुपा दो, देखो ही मत, सिर्फ एडी को देखो। फिर देखते हैं एबीसी और एडीसी, एबीसी एंड एडीसी, दिख रहा है दोनों का ये हाइट एडी आ रहा है, एडीसी में बेस डीसी है और हाइट एडी है, एंड एबीसी में देखो एबीसी में बेस बीसी है लेकिन हाइट इसमें भी एडी है, तो दोनों में हाइट तो एडी है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर में बेस आएगा, हाइट आएगा ही नहीं। तो हम लोग दोनों ट्रायंगल का बेस ले लेते हैं। ए बी सी के लिए बेस क्या था, अगर हाइट एडी है तो बेस था बीसी, तो उधर आ जाएगा बीसी अपॉन डीसी आएगा ना, ए बी सी में बीसी बेस है और ए डी सी में डीसी उसका बेस है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डी सी, ओके। अब देखते हैं एडीसी अपॉन पीक्यूसी। अब देख लो एडीसी का बेस है डीसी और हाइट है एडी, और दूसरा है पीक्यूसी, पीक्यूसी का बेस है क्यूसी और हाइट है पीक्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल में कुछ भी कॉमन नहीं है, बेस और हाइट दोनों अलग अलग है। तो जब भी बेस और हाइट दोनों अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, जो भी बेस है करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला तो एकदम ही सिंपल है कि कुछ कॉमन है ही नहीं, तो उसका बेस क्या है देखो, ऊपर एडीसी है ना, तो एडीसी का बेस है डीसी और हाइट है एडी, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे डीसी इंटू एडी, और नीचे क्या लिखेंगे, पीक्यूसी का बेस है क्यूसी और करस्पॉन्डिंग हाइट है पीक्यू, तो क्यूसी इंटू पीक्यू ऐसे लिख देंगे। तो ये चारों हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे एग्जाम में वो देख लो एक बार। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है पी क्यू बी अपॉन पीबीसी, पी क्यू बी ये है और पीबीसी ये है, दोनों का हाइट देखो, रेड वाला पी क्यू सेम है, अगर हाइट सेम है तो आंसर में क्या आएगा, रेशियो में सिर्फ बेसिस आएंगे। बेस क्या है देखो, पी क्यू बी का बेस है बी क्यू और पीबीसी का बेस है बीसी, दिख रहा है बी क्यू बी सी, और आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, रीजन ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट पी क्यू।
खाली ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। PQ इसलिए लिखा था कि आपको समझ जाए कि यहाँ पे PQ इनका हाइट सेम आ रहा है। नेक्स्ट देख लो PBC और ABC। PBC और ABC में बेस BC सेम है तो आंसर में सिर्फ हाइट आएगा। PBC का हाइट क्या है? PBC का हाइट है PQ और ABC का हाइट क्या है? देखो ABC का हाइट है ये वाला AD, तो PQ अपॉन AD। ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस BC, रीजन लिख देंगे। तीसरा बोला है ट्राइंगल ABC और ADC। ABC देखो ये रहा और ADC ये रहा। हम लोग को दिख रहा है क्लियरली कि दोनों का हाइट तो AD ही आ रहा है, तो अगर हाइट सेम है तो आंसर में सिर्फ बेस आएगा। तो ABC का बेस क्या है? देखो ABC का बेस है BC और ADC है ना नीचे, ADC का बेस क्या है? देखो ADC का बेस है DC, तो ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट AD, रीजन लिख देंगे। फिर चौथा वाला बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ADC अपॉन PQC, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, हमने देख लिया कि ADC का बेस है DC और हाइट है AD, तो DC इंटू AD। PQC का क्या था? PQC का बेस है QC और हाइट है PQ, तो बेस QC इंटू PQ कर देंगे। अभी इसमें याद है ना फर्स्ट क्वेश्चन में जो रीजन लिखा था वो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो चौथा वाला डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इसका रीजन बहुत बड़ा लिखना है। तो इस तरह हमने चारों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये सिर्फ चेक कर दे कि आपको ये वाली तीन प्रॉपर्टीज पता है कि नहीं। ये तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी थी। वीडियो पॉज करके पहले कॉपी कर लो, फिर एक बार प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैंने कहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको, ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि ये हमने किया हुआ है। कर लिया कॉपी? देखो यहाँ पे जब अनइक्वल बेस और हाइट था तो जो भी बेस और हाइट का प्रोडक्ट है उसका रेशियो होता था एरिया। फिर जब इक्वल हाइट होता था तो आंसर में सिर्फ बेस आता था। फिर जब इक्वल बेस होता था तो आंसर में सिर्फ हाइट आता था। यही यूज किया है हमने, ओके। तब सारे क्वेश्चंस खत्म, सिर्फ थर्ड वाला बचा है। थर्ड वाला मैंने आपको बोला था इसमें जनरली रेशियो यूज नहीं करते हैं लोग, इसलिए मैंने आपको अलग से सॉल्व करवा रहा हूं। अब यहाँ पे थर्ड में दिया है सेगमेंट PS परपेंडिकुलर सेगमेंट RQ। PS ये रहा, RQ ये रहा, उसको परपेंडिकुलर कैसे एक्सटेंड करके यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है। सेगमेंट QT परपेंडिकुलर सेगमेंट PR। QT ये रहा, QT को प्यार नहीं, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है। तो यहाँ पे QT और PR देख तो सेम, कुछ तो वर्ड्स में रिलेशन आ रहा है ना। चलो RQ इज 6, RQ क्या है भाई अपना? RQ ये रहा 6, PS 6 है, PS यहाँ पे 6, फिर PR 12 है। PR मतलब ये पूरा जो है वो 12 है। आपको QT फाइंड करना है, ये वाला। अभी यहाँ पे और कुछ तो दिया नहीं है, हमको रेशियो वाला आता है लेकिन रेशियो वाला हमको क्लियरली दिखता नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कैलकुलेट करते हैं। मैं रफ में कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ, फिर इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको ये ट्राइंगल देखना है खाली PQR। अगर PQR में मैंने इसको बेस लिया तो हाइट क्या आएगा? हाइट क्या होता है? बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ऑपोजिट वर्टेक्स से। PQR में गलती से T को ऑपोजिट वर्टेक्स मत ले लेना। ट्राइंगल के वर्टाइसेस क्या होते हैं? PQR में P, Q एंड R तीन वर्टाइसेस है। तो अगर मैंने बेस QR लिया है ये वाला, तो ऑपोजिट वर्टेक्स P है। अगर वहां से मुझे बेस पे परपेंडिकुलर डालना है तो यहाँ तो आएगा नहीं 90 डिग्री, कहीं पे 90 डिग्री सिर्फ यहाँ पे नीचे आएगा। तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे 90 डाला तो ये हाइट हो गया ना। तो अगर बेस ये है RQ तो हाइट क्या आएगा? PS। तो मैं बोलूंगा RQ और PS, ठीक है। सॉल्व करो। हाफ RQ का वैल्यू है 6, दिख रहा है यहाँ पे RQ 6 और इसका भी वैल्यू है 6। ये हाइट हो गया, ठीक है। ये देख लेना एक बार। इंटू 6 कट करो, 2 1 जार 2 3 जार 3 इंटू 6 आ जाएगा 18। तो हमको पता चल गया कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है ना वो 18 है। लेकिन ये तो उसने क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, ये क्यों निकाला मैंने? ये सवाल तो पूछा नहीं था, उसने पूछा है QT का वैल्यू निकालो। अब मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR में एक और फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, लेकिन दूसरा बेस लूंगा। अगर मैं बेस दूसरा लूंगा तो हाइट भी दूसरा आएगा ना।
याद रखना, हमेशा ऐसे बोलते हैं, बेस एंड करेस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब वो बेस के लिए उसकी हाइट कौन सी, करेस्पॉन्डिंग मतलब उसके लिए, तो हर एक बेस के लिए अलग हाइट आएगी। जब हमने बेस क्यू आर लिया तो हाइट पी एस आई। अगर मैं बेस पी आर लेता हूँ, पी और आर, तो ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, क्यू। क्यू से पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर देखो ये रहा, ये लाइन क्यू टी। तो अगर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या आएगा बताओ, बेस मैंने ले लिया ये पी आर, तो हाइट क्या आएगा, हाइट आएगा क्यूटी, क्योंकि पी आर को 90 डिग्री पे ऑपोजिट वर्टेक्स से क्यूटी ही है, तो हम लोग इंटू क्यूटी लिख देंगे। देयरफॉर अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का वैल्यू क्या है, देखो 18 इक्वल टू हाफ इंटू पी आर का वैल्यू क्या है, पी आर का वैल्यू देखो ये पूरा 12 इंटू क्यूटी हमको निकालना है। क्या आ जाएगा 18, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर आएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। राइट में सिर्फ क्यूटी बचेगा। 6 2s are 6 3s are 12 और 18 6 के टेबल में जाते हैं ना, फिर ये 2 और 2 भी 2 के टेबल में जाते हैं, 2 1s are 2 1s are, तो क्या बचा ऊपर, खाली ऊपर बचा ये 3, तो क्यूटी का वैल्यू हमको आ गया 3। यही क्वेश्चन में पूछा था, देख क्यूटी है ना, सिंपल। तो ये मैंने पहले क्यों किया, क्योंकि मुझे ये करना था। अगर मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का वैल्यू ही नहीं पता होता तो यहाँ पे भी अननोन होता, यहाँ पे भी अननोन होता। ये एक ही इक्वेशन देखो, एक ही इक्वल टू है, एक ही इक्वेशन में 2 अननोन होंगे ना तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक ही इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, देखो यहाँ पे एक ही अननोन है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने कर भी दिया सॉल्व और क्यूटी का वैल्यू आ गया, लेकिन अगर इसका वैल्यू निकालना है तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये किया। आया समझ में? तो ये एक मेथड है। तो ये लिखेंगे कैसे, देख लो, ऐसे लिखेंगे। पहले मैंने गिवन लिख दिया, ये क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, फिर फाइंड लिख दिया, क्यूटी फाइंड करने बोला है। सोल्यूशन क्या आएगा, पहले बोलूंगा विथ बेस आर क्यू एंड हाइट पी एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या आएगा, हाफ इंटू बेस विच इज आर क्यू, हाइट इज पी एस, आर क्यू का वैल्यू 6, पी एस का वैल्यू 6, इसको यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे। क्या आएगा कट करके, 2 1s are 2 3s are 3 इंटू 6 आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ दिया नहीं है तो स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे एरिया को, इसको 1 मार्क कर दिया। अब ये सेम ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया अलग बेस और अलग हाइट से लेंगे। बेस ले लेंगे पी आर तो ऑटोमेटिकली हाइट चेंज हो जाएगा क्यू टी, बिकॉज वो उसको परपेंडिकुलर है। तो विद बेस पी आर एंड हाइट क्यू टी अगर लिया तो एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पी आर का वैल्यू क्वेश्चन में 12 दिया है, इसका एरिया अब भी हमने 18 निकाला, देखो तो यहाँ पे 18 यूज किया ना, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख देने का। कहाँ से लिखा है 18, गिवन में नहीं था ना, क्वेश्चन में नहीं था, हमने यहाँ से लिखा है 1 से। पी आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सिर्फ Q2 बचा है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड। इसको कट करो, कट करके क्या आएगा देखो, 6 2s are 6 3s are 6 के टेबल में 18 और 12 जाते हैं, फिर ये 2 1s are और ये 2 1s are दोनों एक दूसरे के टेबल में कटेंगे ना, 2 सेम है तो बचा सिर्फ 3, तो क्यूटी का वैल्यू आ गया 3। तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्यूटी इक्वल टू 3 यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ दिया नहीं है। तो ये मेथड 1 से बहुत ही मस्त शॉर्ट एंड स्वीट सोल्यूशन आ गया। सेम ट्राइंगल का एरिया 2 बार निकाला, अलग अलग बेस एंड अलग अलग हाइट कर सकते हैं। मैंने आपको जब थ्योरी एक्सप्लेन किया था एरिया का तब मैंने आपको बताया था, याद है वो? चलो मैं वापस बता दूंगा, लेकिन अभी वीडियो पॉज करके पहले ये मेथड 1 कॉपी कर लो, मुझे इसका मेथड 2 भी दिखाना है आपको, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी चैप्टर का नहीं यूज किया है, तो हमने बचपन में सीखा हुआ एरिया का फॉर्मूला। अभी हमने क्या सीखा, रेशियो लेना सीखा था ना, रेशियो से मैंने नहीं निकाला, तो मैं मेथड 2 भी बताऊंगा जिसमें मैं आपको रेशियो लेके बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी पहले ये मेथड 1 कॉपी कर लो, डन। चैप्टर शुरू किया तब मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैंने हाफ इंटू बेस बीसी लिया, अगर बेस बीसी लिया तो उस पर परपेंडिकुलर क्या है देखो एडी, तो हाइट की जगह पे एडी आ जाएगा। अब ये भूल जाओ, अगर मैंने बेस की जगह पे एसी लिया, एसी कहाँ पे देखो ये वाला एसी, एसी के ऊपर सामने से परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, बी से लेके ई, बी ई, तो अगर मैंने एसी लिया तो हाइट की जगह पे बी ही आएगा। लेकिन अभी ये भी भूल जाओ, अगर मैंने बेस की जगह पे ए बी लिया ये वाला, तो उसके लिए हाइट क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर देखो सी एफ, ऑपोजिट वर्टेक्स से आया तो सी एफ आ गया हाइट की जगह पे।
तो जैसे आप बेस चेंज करेंगे तो हाइट भी चेंज होगा, बिकॉज बेस के हिसाब से हाइट आता है। इसलिए रीजन लिखते हैं बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग मतलब बेस के हिसाब से, वो बेस को करस्पॉन्डिंग कौन सी हाइट, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किए थे, तब भी सेम चीज हमने यूज करी है। एक ही ट्रायंगल का 2 फॉर्मूला यूज किया है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, अब मैं आपको मेथड 2 सिखाता हूं जो इससे भी सिंपल है। तो ये हमारा मेथड 1 था। अब हम देखते हैं मेथड 2। मेथड 1 में मैंने रेशियो का कोई यूज नहीं किया था, मेथड 2 में मैं रेशियो यूज कर रहा हूं। तो गिवन और फाइंड सब कुछ सेम है, सोल्यूशन में थोड़ा अलग है। देखो, मैंने सेम ट्रायंगल का रेशियो सेम ट्रायंगल के साथ लिया, बट अज्यूम करो दोनों ट्रायंगल अलग है। ये ट्रायंगल PQR है, ये ट्रायंगल PQR है। ये ट्रायंगल PQR में मैंने बेस RQ को कंसीडर किया है, और ये ट्रायंगल PQR में मैंने बेस PR को कंसीडर किया, ठीक है। तो देखो, अगर ये ट्रायंगल PQR का बेस है RQ, तो हाइट क्या आएगा, PS। तो क्या था फॉर्मूला कि 2 ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, तो वो क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो मैंने PQR के लिए पहले बेस RQ लिया, तो करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है, RQ के लिए हाइट है ये PS। देखो, इसको एक्सटेंड करेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, तो RQ इंटू PS आ जाएगा, B1 इंटू H1। और ये वाले ट्रायंगल PQR के लिए मैंने बेस ले लिया PR, तो उसके लिए हाइट क्या था, ये QT। तो यहाँ पे QT आ गया। लेकिन ये दोनों तो सेम है ना, जो भी नंबर आएगा, लेट्स से यहाँ पे 20 आ रहा है तो इधर भी 20 आएगा, तो 21 कट हो जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू तो सेम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का, भले अलग कलर से लिखा हो। अलग कलर से आपको समझने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये दोनों कट हो जाएगा, 1 तो आ गया 1/1। RQ का वैल्यू 6 दिया है, PS का वैल्यू 6 दिया है। देखो यहाँ पे PR का वैल्यू 12 दिया है, तो PR की जगह पे मैंने 12 डाल दिया। QT हमको फाइंड करना है। अब ये QT का वैल्यू निकालना है, तो QT को उधर भेज दो, ये 1/1 हो जाएगा 1, और QT उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, तो 1 इंटू QT आ जाएगा QT। और यहाँ पे 6 इंटू 6 ऊपर ही रहेगा, 12 नीचे ही रहेगा। इसको जब हम कट करेंगे तो देखो 6 के टेबल में 12 ज्यादा है ना, ऊपर नीचे कट कर सकते हो आप, 6 1 जार 6 2 जार। फिर ये 2 और 6 भी एक दूसरे के टेबल में जाता है, देखो ये 6 और 2 दोनों 2 के टेबल में जाता है, तो हम लोग इसको भी कट करेंगे। 2 1 जार 2 3 जार, क्या बचा, ऊपर बचा 1 इंटू 3 विच इज 3, नीचे 1, तो मतलब 3/1 इज 3। तो QT का वैल्यू आपको आ गया 3 यूनिट्स। पर आपको दिख रहा है कि ये सोल्यूशन कितना छोटा है, और इसमें हमने ये रेशियो का यूज किया है। इसमें दिख रहा है सबसे बड़ा ये रीजन लिखना पड़ा है बस, बाकी तो एकदम टाइम पास क्वेश्चन था। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट से। ये फर्स्ट मेथड है जो थोड़ा लेंथी था, दोनों मेथड से आप करोगे आपको आंसर सेम आने वाला है, आपको मार्क्स भी फुली मिलेंगे दोनों मेथड से। आपको जो मेथड पसंद आता है वो कर लो। डन, समझ में आ गया कैसे किया, चलो सही है। तो हमने आज के लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने अभी कराया आपको, फोर्थ एंड फिफ्थ में चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और प्रैक्टिस सेट 1.1 भी यहाँ पे खत्म होता है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, 1.2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, उनको बताइए कि हम लोग 10th का अलजेब्रा और ज्योमेट्री पूरा, सेकंड थर्ड मैंने अभी कराया आपको, फोर्थ एंड फिफ्थ में चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और प्रैक्टिस सेट 1.1 भी यहाँ पे खत्म होता है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, 1.2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, उनको बताइए कि हम लोग 10th का अलजेब्रा और ज्योमेट्री पूरा सॉल्व करने वाले हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये जो वेकेशन है ना 2-3 महीने का, उसी में पूरे 10th का पोर्शन खत्म कर देंगे। मैथ्स का हम लोग कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। ओके, आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन आता है और वीडियोस बनाने का, और फीडबैक देखकर मैं वीडियोस में चेंज भी करता हूँ कि अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीजें समझा के आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।